हेलो एवरीवन, विश्वगुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और निश्चित रूप से बहुत मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि आपका जो परीक्षा कार्यक्रम है, जो आपकी स्कीम है, वो जारी की जा चुकी है। तो आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब बहुत मेहनत कर रहे होंगे। आपको मैं विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसके बारे में पढ़ा रहा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा इसके बारे में बताया था, या किसी भी धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र में कितना बल लगता है उसके बारे में समझाया था, अर्थात लॉरेंज बल के बारे में मैंने बात की थी। आज की क्लास हम शुरू करेंगे वैद्युत मोटर से। वैद्युत मोटर क्या होती है इसको समझेंगे, फिर इसका पूरा कार्य करने का सिद्धांत क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके बारे में बात करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि जो आजकल का युग है उसमें यदि आप देखेंगे बहुत सारे यंत्र ऐसे हैं जिनमें वैद्युत मोटर लगी होती है, जैसे हमारा पंखा, कूलर या कोई भी ऐसा यंत्र जो बिजली से घूमता हो यानी चलता हो, है ना। तो ऐसे जितने भी यंत्र होते हैं उन सब में वैद्युत मोटर लगा होता है। तो वैद्युत मोटर होती क्या है, वैद्युत मोटर क्या है, तो सिंपल सी एकदम इसकी परिभाषा है, या परिभाषा ना कह के बल्कि सिंपल से इसके बारे में हम एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, इसका हम विवरण दे सकते हैं। क्या कि एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसी युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को किस में बदल देती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब घूमने लगती है। तो अब हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल किसी भी काम में कर सकते हैं। उसको हमने इनपुट क्या दिया, उसको हमने दिया वैद्युत ऊर्जा। तो उस डिवाइस ने क्या किया, वैद्युत ऊर्जा को यानी जो हमने उसे करंट दिया था उस करंट को उसने यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया और वो मोटर घूमने लगी, ठीक है ना। तो वैद्युत मोटर क्या है, सिंपल सी इसके बारे में हम कह सकते हैं, एक लाइन लिखी जा सकती है, वह युक्ति या हम युक्ति की जगह उपकरण भी कह सकते हैं। वो है उपकरण जो क्या करता है, जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है या बदल देता है, ठीक है। अगर युक्ति लिखेंगे तो देती है और उपकरण लिखेंगे तो देता है, करेक्ट। तो वह युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, क्या है, वैद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। तो सीधी बात है, हमें जहाँ भी इस काम की ज़रूरत पड़े, क्या कि हम उसको बिजली दें, उसको हम करंट दें और वो मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा बनाए, वो घूमना शुरू कर दे, वहाँ पर हम वैद्युत मोटर लगा देते हैं, ठीक है। अब ये वैद्युत मोटर जो होती है वो काम कैसे करती है, इसका सिद्धांत क्या होता है, क्या इसकी संरचना होती है, क्या इसकी बनावट होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका सिद्धांत क्या होता है, ये किस सिद्धांत पे काम करती है। तो अगर हम बात करें सिद्धांत की, तो हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ था कि यदि हम क्या करते हैं, किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पर एक चुंबकीय बलयुग्म यानी बल कार्य करता है, जिससे कुंडली बनाएंगे तो उसमें बलयुग्म बन जाएगा। खैर उसकी आगे की बात है, अभी आप इतना समझ लीजिए कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है।
यही इसका सिद्धांत है। तो सिद्धांत क्या है? जब किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कह सकते हैं या केवल बल भी कह सकते हैं, चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं लॉरेंज बल। ठीक है ना? जब हम क्या करेंगे, एक धारावाही चालक तार लेंगे और उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे, क्षेत्र के लंबवत, यानी कि जो धारा की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 90 अंश का कोण बनाएगी। तो क्या होगा? तो उस तार पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। ये इसका सिद्धांत है। अभी जब हम इसकी कार्य विधि आपको समझाएंगे कि मोटर कैसे घूमती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस सिद्धांत का हमने इस्तेमाल कहाँ किया है। एक बात और, मैंने आपको बताया हुआ था कि यदि हमें लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करनी है तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैला लीजिए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। ठीक है ना? फिर हमने आपको बताया था कि अंगूठा जो होगा वो चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल यानी लॉरेंज बल की दिशा को बताएगा, जबकि पहली उंगली जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और दूसरी उंगली धारा की दिशा को बताती है, FBI। ये मैंने आपको बताया था। तो इस नियम के द्वारा हम चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करेंगे। अब बात करते हैं आखिरकार इसकी बनावट क्या होती है, रचना क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रचना की कि आखिरकार विद्युत मोटर की रचना क्या है, तो इसमें बेटा टोटल 3 पार्ट होते हैं। ठीक है? विद्युत मोटर में 3 पार्ट होते हैं। इन तीनों को हम लोग समझते हैं। तो जो पहला पार्ट होता है वो एक शक्तिशाली चुंबक होता है। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आर्मेचर, और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है ब्रश, या हम ब्रश भी लिख सकते हैं, ब्रश व छल्ला, यानी तांबे के छल्ले होते हैं, अर्ध छल्ले। ठीक है? तो इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है? देखिएगा, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे विद्युत मोटर की रचना के बारे में और उसके बाद मैं इसकी कार्यविधि आपको समझाता हूँ। ये रचना में मैंने आपको 3 पार्ट बताए। पहला पार्ट मैंने आपको बताया चुंबक। सबसे पहला जो पार्ट मैंने आपको बताया चुंबक। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें 2 शक्तिशाली चुंबक लिए जाते हैं। 2 शक्तिशाली चुंबक लिए जाते हैं। शक्तिशाली मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आपको ये बात स्पष्ट हो जाए कि उन चुंबकों का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो काफ़ी प्रबल होता है, अधिक होता है। ठीक है? तो 2 शक्तिशाली चुंबक लिए जाते हैं और उस चुंबक के जो खंड होते हैं वो उनको आमने सामने रख लिया जाता है। मतलब कैसे, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक ये चुंबक है, ठीक है, और एक ये चुंबक है। ठीक? तो इस तरीके से हमने ये 2 चुंबक ले लिए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो चुंबक होगा इसमें भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होंगे और इसमें भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, दोनों शक्तिशाली चुंबक इस प्रकार से हम फिट करते हैं, इस प्रकार से फिक्स कर देते हैं, लगा देते हैं, जिससे कि एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव
एक दूसरे के आमने सामने बना रहे। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इन दोनों ध्रुवों के बीच में एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी दिशा कहाँ होगी? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ठीक है ना? तो इस तरह से शक्तिशाली हमने चुंबक लिए हैं। एक चुंबक का एन ध्रुव और दूसरे का एस ध्रुव आमने सामने कर लिया है। अब आप देखिए चित्र में जो मैंने फिगर बनाया हुआ है, यहाँ पे लिखा है एन और यहाँ पर लिखा है एस। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक चुंबक का ये खंड है उत्तरी ध्रुव का और ये है दक्षिणी ध्रुव का, जो आमने सामने रखे हैं, जिसके कारण इन दोनों ध्रुवों के बीच में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है और जिसकी दिशा हमेशा कहाँ होगी? उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर। ये होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, चलिए अब दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया आर्मेचर। कहीं कहीं आपको ये आर्मेचर कुंडली भी मिल जाएगा लिखा हुआ, आर्मेचर कुंडली या केवल आर्मेचर। तो अब समझ लीजिए ये क्या होता है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लोहे का या नाइक्रोम का हम एक टुकड़ा लेते हैं। ठीक है, जो कैसा होता है? लगभग आयताकार। ठीक, तो लगभग आयताकार हम एक टुकड़ा ले लेते हैं। इस तरह से हमने एक लौह चुंबकीय पदार्थ, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, तो लौह चुंबकीय पदार्थ का हम एक टुकड़ा ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस टुकड़े को इस तरह से, इसमें एक रॉड भी लगी होती है ताकि ये रॉड घूम सके, तो इस तरह से हम ये एक टुकड़ा ले लेते हैं और इस टुकड़े के ऊपर ऐसे हम क्या करते हैं, इस पे तार लपेट देते हैं। क्या करते हैं? तार लपेट देते हैं। ठीक है, यानी कि इस टुकड़े के ऊपर हम क्या करते हैं, तार के बहुत सारे फेरे लगा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या बन जाती है? ये बन जाती है कुंडली। ठीक है, कुंडली। तो ये कैसी कुंडली है? आर्मेचर कुंडली। इसे आर्मेचर कहा जाता है। इस पूरे संयोजन को क्या कहा जाता है? आर्मेचर। तो हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के ऊपर क्या करते हैं, एक चालक तार लेते हैं, उसके बहुत सारे फेरे लपेट देते हैं और हमारा आर्मेचर बन जाता है। क्लियर? तो अगर हमने ये आर्मेचर कैसा लिया है? आयताकार लिया है, तो हमारी जो इसके ऊपर कुंडली बनेगी, जो तार हमने इसके ऊपर लपेटा हुआ है, वो भी आयताकार होगा। ठीक, तो इस तरह से अब चित्र में आप देखिएगा ए बी सी डी, ये हमने एक आयताकार आर्मेचर बना लिया, यानी कुंडली बना ली जो आयताकार है, ABCD। करेक्ट? अच्छा, तीसरा पार्ट मैंने आपको बताया ब्रश या ब्रुश लिख देते हैं, ब्रुश व छल्ला। छल्ला यहाँ पे कैसा होता है? टूटा हुआ। तो इसे हम कहते हैं विभक्त बलय। विभक्त बलय। देखिए बलय का मतलब बेटा होता है छल्ला। बलय को हम कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिंग। रिंग माने होता है बलय, यानी छल्ला। तो यहाँ पे विभक्त बलय है, यानी एक जो छल्ला होता है इसके दो टुकड़े होते हैं, तो आधा टुकड़ा इधर, आधा टुकड़ा इधर। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाए हैं, ये दो क्या हैं? विभक्त बलय हैं, यानी एक छल्ला है जिसको दो हिस्सों में अलग अलग कर दिया गया है काट करके। ठीक, तो ये एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, चिपके नहीं होते हैं। और ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं तांबे के, कॉपर के बने होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे ये ब्रुश लगे होते हैं। ब्रुश कभी कभी आप जब जाते हैं किसी मैकेनिक के पास, जैसे मान लीजिए आपका पंखा ख़राब हो जाता है, ठीक है, और वो मान लीजिए आवाज़ करता है चलने में, या वो सही से घूम नहीं रहा है, या कभी स्पीड कम होती है घूमने की, कभी ज़्यादा होती है, तो उस स्थिति में आपने देखा होगा कि जो भी इलेक्ट्रीशियन होता है, जो भी मैकेनिक होता है, मिस्त्री होता है उसका, वो आपसे कहता है कि इसके बुश खराब हो गए हैं। क्या खराब हो गए हैं? बुश। और उन बुशों को हम नया डालेंगे। तो वास्तव में वो बुश जो होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रुश होते हैं। ठीक है ना? और वो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं कार्बन के। किसके बने होते हैं? कार्बन के।
और इन बुश का क्या काम है? इन बुश का काम है कि ये जो है पूरी व्यवस्था, ये जो छल्ला है जो भी है, ये सब स्थायी बने रहें, ये इधर उधर हिल डुल ना पाएँ, उतनी ही जगह में घूमते रहें। अगर ये बुश घिस जाते हैं ना तो हमारी जो मोटर का बीच का जो हिस्सा होता है वो इधर उधर थोड़ा हिलने लगता है, इसलिए वो आवाज़ करने लगता है। दूसरा काम बुश का क्या होता है? बुश जो होते हैं ना वो हमारे बाहरी परपथ से इन विभक्त बलियों का संपर्क बनाकर रखे हुए होते हैं, यानी ये ब्रिज का काम, सेतु का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं। परिपथ को किससे जोड़ते हैं? विभक्त बलय से जोड़ते हैं। तो इस तरह से इसमें 3 पार्ट होते हैं मुख्य रूप से इसकी रचना में। पहला हो गया चुंबक, तो चुंबक का हमने पूरा आपको बता दिया कैसे होता है। दूसरा आर्मेचर कुंडली ABCD, ये आर्मेचर कुंडली हो गई। तीसरा बुश और विभक्त बलय, तो ये जो बुश हो गए और ये विभक्त बलय हो गए। करेक्ट। अब आप देख सकते हो कि जो आपके सामने फिगर बना हुआ है इसमें हमने दोनों बुशों के बीच में क्या लगा दी है? बैटरी लगा दी है, ठीक है ना। तो बैटरी क्या करेगी? बैटरी इसे करंट देगी, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेगी। यानी बैटरी के पास कौन सी ऊर्जा है? बैटरी के पास रासायनिक ऊर्जा है जिसे वो किसमें बदल देती है? वैद्युत ऊर्जा में। तो इस तरह से ये वैद्युत ऊर्जा देगी। क्या देगी? वैद्युत ऊर्जा देगी। और उस वैद्युत ऊर्जा के कारण ये जो कॉइल है, ये जो आर्मेचर है वो घूमेगा, और जब ये आर्मेचर घूमेगा तो इससे जो भी चीज़ हम जोड़ देंगे वो भी घूमना शुरू कर देगी। यानी अगर हम इससे कोई पंखा जोड़ देंगे तो वो पंखा भी घूमना शुरू कर देगा। इससे हम कोई और यंत्र जोड़ देंगे तो वो भी घूमना शुरू कर देगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जो करंट देगा वो बैटरी और घूमेगी ये आर्मेचर, और इस आर्मेचर से जो भी चीज़ जुड़ी होगी वो घूमना स्टार्ट कर देगी। अब ये कार्यविधि क्या है, ये काम कैसे करती है मोटर, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। डाउट हो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो वैद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत है, यानी इसके काम करने का जो सिद्धांत है वो क्या है? वो है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को यदि रखा जाता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। और इस बल की जो दिशा होती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा क्या होगा। बेसिकली ये आयताकार जो कुंडली बनी हुई है ABCD, इस तरह से, तो ये D के बाद करंट यहाँ आता है इस विभक्त वलय के पास। विभक्त वलय से बुश के थ्रू ये कहाँ चला जाएगा? परिपथ में चला जाएगा। यानी यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से करंट आ रहा है, इस तरह से। तो जो कुंडली है हमारी, उसका जो AB, यानी इसमें आप देखिएगा ये भुजाएं हमने 4 बना ली हैं। थोड़ा आपको अलग से समझा देते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया है? AB, एक तो ये भुजा बन गई है, दूसरी बन गई CD। AB और CD, इन 2 भुजाओं की बात यहाँ पर होनी है। BC और AD की कोई बात नहीं होगी। कारण बेटा ये है कि हमने आपको ये पढ़ाया था कि जो चुंबकीय बल होता है वो होता है F बराबर IBL sin थीटा। ये मैंने आपको बताया था। अभी यदि आप ध्यान से देखेंगे, जो BC भुजा है या जो AD भुजा है, AD या BC, ये जो भुजाएं हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है और हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहेंगी। जब ये कुंडली ऐसे से घूमेगी तब भी ये जो भुजाएं होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही रहेंगी, ठीक है ना। तो इस कारण से क्या होगा? थीटा यहाँ पे कितना रहेगा? 0 रहेगा, और थीटा 0 रहेगा तो F बराबर भी 0 रहेगा। करेक्ट। तो इस तरह से यहाँ पे बल 0 हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे समांतर है भुजाएं, तो अभी बल 0। जब ये भुजाएं घूम के ऐसी भी हो जाती हैं तो दोनों भुजाओं पर क्या होता है? एग्जैक्टली विपरीत दिशाओं में बल लगते हैं। विपरीत दिशाओं में, ठीक विपरीत दिशाओं में बल लगते हैं, जिनका परिणामी बल 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम BC और AD इनको कोई कैलकुलेट नहीं करने वाले, केवल AB और CD इनको देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम समझा भी देंगे कि जब BC और AD चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती हैं तब इनके बल आखिरकार 0 कैसे हो जाते हैं वो भी बता देंगे। खैर, अभी आप देखेंगे जो AB भुजा है, ठीक है, उसमें करंट क्या हो रहा है?
ए से बी की ओर जा रहा है, और जो सी डी भुजा है इसमें करंट सी से डी की ओर आ रहा है। भुजा ए बी से जो विभक्त बल जुड़ा हुआ है वो ये वाला जुड़ा हुआ है, और भुजा सी डी से ये वाला जुड़ा है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अब ये आर्मेचर घूमता है तो आर्मेचर के साथ में ये विभक्त बलय भी घूमते हैं। यानी क्या होगा, जैसे ये बलय अभी यहाँ पर है, जब ये घूमेगी कुंडली तो ये बलय भी घूमेगा, और जब ये भुजा सी डी भुजा इस साइड आ जाएगी तो ये विभक्त बलय भी इस साइड आ जाएगा, और ये वाला विभक्त बलय इस साइड चला जाएगा। यानी ये बलय जो होते हैं वो साथ साथ में घूमते रहते हैं। ठीक है, अब आप समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैंने आपको बताई थी एफ बी आई, तो ये जो है पहली उंगली वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो हमने उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, यानी ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। करेक्ट। ये जो उंगली होती है वो धारा की दिशा बताती है। अब आप देखिए धारा कहाँ है, ए से बी, यानी कि बाहर से अंदर की ओर। तो ये वाली उंगली बाहर से अंदर की ओर, तो हम इसको ऐसे कर देंगे। अब देखिएगा ये जो उंगली है वो बाहर से अंदर की ओर हो गई है, ये उंगली अभी भी इधर है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। यानी भुजा ए बी पर क्या होगा, नीचे की ओर बल लगेगा। इस पे बल कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। करेक्ट। अब जब इस पर बल नीचे की ओर लगेगा तो सी डी पर कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। ऐसा क्यों होगा बेटा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सी डी में धारा की दिशा कहाँ है, अंदर से बाहर की ओर। यानी अब ये स्थिति बन रही है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारा की दिशा है अंदर से बाहर की ओर, बल कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो भुजा ए बी पर बल लगेगा नीचे की ओर, और भुजा सी डी पर बल लगेगा ऊपर की ओर। और अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर दो बल हो गए बेटा। देखिए एक तरफ बल कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर, और एक तरफ बल कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर। और दोनों बल होंगे कैसे, देखिए F बराबर आई बी एल साइन थीटा। यहाँ पर चाहे भुजा ए बी देख लो चाहे भुजा सी डी देख लो, ये हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहने वाली हैं, क्योंकि ये भुजा कैसी रहेगी, यह तो ऐसी रहेगी हमेशा अंदर से बाहर की ओर। चाहे ए बी की बात कर लो चाहे सी डी की बात कर लो, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है तो ये हमेशा कैसी रहेंगी, लंबवत। तो थीटा हमेशा रहेगा 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में F बराबर हो जाएगा आई बी एल, यानी जितना बल लगेगा नीचे की ओर उतना ही बल लगेगा ऊपर की ओर, यानी दोनों बल बराबर है। जब बल बराबर होते हैं तो हमने आपको बताया था कि जब बल बराबर होते हैं और उनकी क्रिया रेखाएं विपरीत होती हैं, क्रिया रेखाएं समांतर और विपरीत। देखिए यहाँ पर ये क्रिया रेखा इसकी है और इसकी ये क्रिया रेखा, दोनों समांतर हैं और विपरीत दिशा में है, तो वो किसका निर्माण करते हैं, बलयुग्म का निर्माण करते हैं। और ये बलयुग्म क्या करेगा, इस कुंडली को, इस आर्मेचर को घुमाएगा। अब देखिए अब कैसे घूमेगी, खुद ही सोचिए। ये जो भुजा है, ये मान लीजिए कुंडली, अब इस पे, इस भुजा पे बल लग रहा है नीचे की ओर और इस पर ऊपर की ओर, तो ये ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे मतलब एंटी क्लॉक वाइज। तो आप देखिए ये एंटी क्लॉक वाइज ये घूमना शुरू कर देगी। जब ये एंटी क्लॉक वाइज घूमेगी तो क्या होगा, आधा चक्कर लगने के बाद ये जो भुजा सी डी है वो इस तरफ आ जाएगी और भुजा ए भी इस तरफ चली जाएगी। अब जब भुजा सी डी इस तरफ आ जाएगी तो ये जो विभक्त बलय है, ये वाला विभक्त बलय, इसका संपर्क हो जाएगा इस ब्रश से, पहले ब्रश से हो जाएगा, और जो दूसरा विभक्त बलय ये वाला जो है, इसका पहला वाला जो विभक्त बलय है उसका संपर्क हो जाएगा दूसरे ब्रश से। करेक्ट। देखिए ये जो बुश होते हैं, यानी जो ब्रुश होते हैं वो स्टेबल है, फिक्स है, ये अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ये विभक्त बलय क्या करते हैं, घूमते हैं। तो आप सोचिएगा जब ये जो सी डी भुजा होगी, जब ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा ऐसे, सपोज ये जो भुजा है वो हमारी क्या है, ये मान लीजिए है सी डी और ये मान लीजिए ए बी, तो ये ऐसे घूमेगा। तो जब सी डी वाला हिस्सा इधर आएगा तो इसका जो विभक्त बलय है वो भी इधर आ जाएगा और इसका विभक्त बलय इधर आ जाएगा, यानी ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है। जब चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही भुजा सी डी इस तरफ वाला हिस्सा इधर आएगा घूम करके, वैसे ही क्या होगा, अब इस वाले तार का संपर्क, यानी इस वाले विभक्त बलय का संपर्क पहले बुश से हो जाएगा। और पहले बुश में क्या हो रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है। तो अब क्या होगा, अब धारा सी से डी आएगी नहीं, बल्कि डी से सी
जाएगी। यानी CD भुजा पे अब कहाँ लगेगा बल, नीचे की ओर, और भुजा AB पर कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। ठीक है ना। तो पहले AB पे कहाँ लग रहा था, नीचे की ओर, तो भुजा AB कहाँ जा रही थी पहले, नीचे की ओर, है ना। और जैसे आधा चक्कर लगेगा अब AB पर लगेगा ऊपर की ओर और CD पर नीचे की ओर, तो फिर से घूम जाएगी। यानी क्या होगा, ये लगातार अब ये घूमना शुरू कर देगी और ये जो कॉइल होगी, ये जो आर्मेचर होगा वो लगातार घूमता रहेगा। ये इसकी कार्यविधि है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एक शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव रखे हैं N और S, इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में ये एक आर्मेचर है जिसके ऊपर कुंडली बनी हुई है ABCD। ठीक है। इस कुंडली के साथ दो विभक्त वलय जुड़े हैं जिनके साथ में दो बुश जुड़े हैं। ये स्टेबल हैं, स्थायी हैं, लेकिन ये विभक्त वलय जो है वो आर्मेचर के साथ साथ घूमते हैं। ये बैटरी है जो करंट देगी हमेशा कहाँ से, धन प्लेट से करंट जाएगा और ऋण प्लेट की ओर करंट आएगा। यानी इस पहले वाले बुश से करंट जाएगा और दूसरे बुश से करंट वापस आएगा। तो जिस वलय का संपर्क, जिस विभक्त वलय का संपर्क पहले बुश से होगा उसमें करंट जाएगा और जिसका संपर्क दूसरे बुश से होगा उसमें करंट आएगा। अब आप देखिए, अभी भुजा AB में करंट जा रहा है A से B की ओर, यानी धारा की दिशा कहाँ है, बाहर से अंदर की ओर। बाहर देखिए, ये चित्र बोर्ड पे बना हुआ है, इसको समझिए आप, ऐसे है ये चीज़, है ना। तो बाहर से अंदर की ओर धारा की दिशा है, तो ये वाली उंगली धारा की दिशा बताती है बाहर से अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, N से S, यानी इधर की ओर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र, बल कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। यानी भुजा AB पर बल लगेगा नीचे की ओर और भुजा CD पर बल लगेगा ऊपर की ओर। क्यों, क्योंकि CD में धारा जा रही C से D, यानी अंदर से बाहर, तो अब इस पर बल लगेगा ऊपर। तो यहाँ पर दोनों भुजाओं पर बल लग रहे हैं एक साथ, दोनों के बल बराबर हैं, क्रिया रेखाएं समांतर हैं और विपरीत हैं। यानी क्या बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं, बल युग्म। और बल युग्म क्या करता है, घुमा देता है। तो ये बल युग्म क्या करेगा, इस आर्मेचर को घुमाएगा। अब आप सोचिएगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो भुजा है इधर आ जाएगी और ये AB पहुंच जाएगी इधर। जब ये AB वाला हिस्सा इधर पहुंच जाएगा तो AB का जो विभक्त वलय है उसका संपर्क हो जाएगा दूसरे बुश से, और जो CD का विभक्त वलय है उसका संपर्क हो जाएगा पहले बुश से, और पहले बुश में करंट जा रहा है। यानी अब क्या होगा, इस तार से, यानी C से D की ओर करंट आएगा नहीं, अब D से C करंट जाएगा। यानी इसमें धारा की दिशा पलट जाएगी और इसमें भी धारा की दिशा पलट जाएगी। और धारा की दिशा पलटने से क्या होगा, अभी भुजा CD पे बल कहाँ लग रहा था, ऊपर की ओर, अब इस पे कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, और AB पे ऊपर की ओर। यानी कि आधा चक्कर लगा, उसके बाद में ये बल की दिशाएं बदल गई। पहले इस पे बल नीचे की ओर था, इस पे ऊपर की ओर, जिससे ऐसे घूमा। अब इस पे हो गया ऊपर की ओर, इस पे हो गया नीचे, अब तो फिर घूमेगा। यानी क्या होगा, ये आर्मेचर लगातार घूमता रहेगा। इस प्रकार से हमें यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ठीक है। अब हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समझेंगे। और चूँकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके आधार पर ही आज हमारा जीवन यापन हो पा रहा है। जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, जो अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में आता है, जिससे हमारे सारे उपकरण चलते हैं, जो बिजली हम यूज करते हैं, वो बिजली बनती किससे है, तो उसके पीछे का जो कारण है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आखिरकार इतना बड़ा आविष्कार किया किसने है, तो ये आविष्कार किया है हमारे फैराडे महोदय ने। ठीक है। क्या हुआ आखिरकार, उनके दिमाग में ऐसा क्या आया कि उन्होंने इस बात की खोज कर डाली। तो देखिए हुआ क्या है, हम ये पढ़ चुके हैं कि 1820 की बात है जब ऑस्टेड ने क्या किया था, ऑस्टेड ने ये खोजा था, ये देखा था कि अगर किसी तार में धारा बह रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी धारा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। ये ऑस्टेड ने 1820 में देखा था। फैराडे महोदय के दिमाग में ख्याल आया कि अगर धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो फिर इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। यह संभव है कि अगर धारा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो भी धारा को उत्पन्न कर सकता है।
ये उनके दिमाग में ख्याल आया और इस ख्याल के कारण महोदय लग गए खोज में, लगातार प्रयोग पर प्रयोग। जिस समय फैराडे महोदय प्रयोग कर रहे थे उसी समय एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे हेनरी, वो भी प्रयोग कर रहे थे। दोनों लोगों ने ज़बरदस्त प्रयोग किए। अल्टीमेटली इन 1831 फैराडे महोदय ने जो भी सोचा था, जो उनका लॉजिक था, उसको उन्होंने सही सिद्ध करके दिखाया और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कर डाली। तो आखिरकार क्या है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कैसे काम करता है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। और फैराडे ने क्या प्रयोग किया, देखिए। फैराडे के प्रयोग को समझने के लिए हमें एक चीज़ और जानना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स, देखिए हम लोग बेटा पढ़ के आए हैं कि कोई भी अगर चुंबक होती है तो उस चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसका हम प्रदर्शन कैसे करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा। यानी अगर कहीं चुंबक रखा है तो उसके आसपास चुंबकीय बल रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। उन चुंबकीय बल रेखाओं की एक विशेषता हम लोगों ने और देखी है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो ध्रुवों के पास, ऐसे जब ध्रुवों पर जाएंगे तो पास पास होती हैं, और जैसे जैसे हम ध्रुवों से दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वो चुंबकीय बल रेखाएं दूर होती चली जाती हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा। तो इस तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक चुंबक है जिसका ये N ध्रुव है, ये S है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो कुछ इस टाइप से होंगी। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना और यदि समझ में ना आए तो बताना। N से क्या होगा, ये बल रेखाएं दूर जाती हैं और S की ओर आती हैं, करेक्ट। तो आप यदि इस फिगर को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, आप जैसे जैसे ध्रुव के समीप आएंगे ये घनी होती जा रही हैं। घनी होती जा रही मतलब मान लीजिए हमने एक रिंग लिया, एक छल्ला लिया और इस छल्ले को हमने यहाँ पर रख दिया। मान लीजिए ये 5 रेखाएं हैं, 5 बल रेखाएं हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पांचों बल रेखाएं इस छल्ले से होकर गुजर रही हैं, पांचों। लेकिन यदि इसी छल्ले को हम थोड़ा दूर यहाँ पर रखें, यही छल्ला है हमारा, अब बल्कि और मैंने बड़ा बना दिया थोड़ा सा, लेकिन चलिए वही छल्ला है मान लीजिए हमारा, तो अब आप देखेंगे कि अब इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या 5 से घट के कितनी हो गई है, केवल 3 हो गई है। यदि हम और दूर जाएंगे तो अब इसी छल्ले से गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होगी वो और कम हो जाएगी। अर्थात आप चुंबक के ध्रुव के जितने करीब आएंगे, चुंबकीय बल रेखाएं किसी दिए हुए क्षेत्रफल से उतना ही ज़्यादा गुजरेंगी और जितना दूर जाएंगे उतना कम गुजरेंगी। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, ये कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स। अर्थात चुंबक के समीप हम क्या करते हैं, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनकी संख्या को देखते हैं तो वो कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, हालांकि चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई तो देती नहीं कि कितनी गुजर रही हैं, लेकिन एक बात पक्की है, क्या, कि जब हम इन चुंबकीय बल रेखाओं का चित्रण करते हैं प्रयोग के द्वारा प्रैक्टिकल में,
तो हमें ये देखने को मिलता है कि ध्रुव के समीप ये पास पास होती हैं और दूर जाने पर ही दूर दूर होती चली जाती हैं। तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कोई भी क्षेत्रफल होगा, ध्रुव के समीप ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी, यानी चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा गुजरेगा, और ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय फ्लक्स कम गुजरेगा। अर्थात अगर हम ध्रुव से दूरी को बदलें, यानी ध्रुव के पास जाएं या ध्रुव से दूर जाएं बार बार, तो उस क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसमें परिवर्तन लगातार होता रहेगा, और यही मुख्य आधार है फैराडे का प्रयोग का। देखिएगा, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कुछ चित्र बनाए हुए हैं, कुछ फिगर बनाए हुए हैं, और ये जो फिगर हैं वो फैराडे का जो प्रयोग है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या प्रयोग था और कैसे किया था समझते हैं। यहाँ पर ये कुंडली है और कुंडली के दोनों सिरों के बीच में एक धारा मापी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। दोनों चीज़ें एक ही प्रयोग को बताती हैं। धारा मापी का काम क्या होता है? देखिए, मैंने आपको बताया था धारा मापी को हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, और इसके बारे में हम आपको पीछे की क्लासेस में बता चुके हैं। जो धारा मापी का काम होता है वो क्या होता है? वो एक तो ये होता है कि धारा को बताना कि धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर हमें सिर्फ ये बताता है कि धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ये हमें गैल्वेनोमीटर से पता नहीं चलता है। इसके लिए हमें अमीटर बनाना पड़ता है, जो गैल्वेनोमीटर से ही बनाया जाता है। वो भी मैंने आपको बताया हुआ है शंट का प्रयोग करके। तो यहाँ पर ये क्या है? ये धारा को बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये धारा बताता कैसे है? तो देखिए, इसमें एक मीटर लगा होता है। जनरली क्या होता है, उस मीटर में ये सुई जो होती है वो 0 पे होती है, और सुई 0 पे होना ये बताता है कि इसमें जो धारा है वो नहीं बह रही है, यानी शून्य है। लेकिन यदि ये सुई 0 की पोजीशन से इधर या इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है, यानी शून्य के बराबर नहीं है। तो एक तो हमें ये बताता है कि धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही। दूसरा, धारा की दिशा को बताता है कि धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, ये भी बता देता है। कैसे? अगर धारा क्लॉकवाइज दिशा में बह रही है, क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाहित हो रही तो ये फिर क्लॉकवाइज घूम जाता है। क्लियर? अब हम थोड़ा इस पर समझते हैं कि कैसे इस प्रयोग में उन्हें धारा का पता चला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चुंबक लिया। हम सब जानते हैं चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये चुंबक लिया, और चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है, ये वाला जो सिरा है, वो एक कुंडली की ओर ले आए, यानी पूरी चुंबक लाए हैं। मान लीजिए ये चुंबक है, और इसका ये जो ब्लैक कैप है वो ये है नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ऐसे पकड़ करके चुंबक को वो उत्तरी ध्रुव को वो कुंडली की ओर ले गए उठा करके। ऐसे उन्होंने पहले क्या किया, ऐसे चुंबक रख दिया, कुंडली रख दी, देखा धारा मापी में जो सुई है वो बराबर 0 पर है, यानी कि इस कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। उन्होंने सोचा चलो भाई प्रयोग करते हैं। और सही बात तो ये है कि मैंने एक जगह पढ़ा भी है कि ये प्रयोग जो है उनकी एक एक्सीडेंटल खोज थी। हुआ क्या कि वो कई बार प्रयोग कर चुके थे, और एक तरीके से देखा जाए तो वो थक गए थे। उन्हें लगा कि हमारा ये प्रयोग सफल नहीं होगा, तो उन्होंने ऐसे वो अपना पूरा सेटअप जो था वो फेंक दिया, और चुंबक को भी फेंका। और जैसे ही चुंबक को फेंका, उनकी नज़र गई क्या कि जो धारा मापी लगा हुआ था उनकी कुंडली के सिरों के बीच में, उसकी सुई जो है वो घूमी है। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये सुई घूमी थी, तो उन्होंने उसको उठाया और दोबारा से चुंबक को फेंका, तो देखा सुई फिर से घूमी है। तब वो इस प्रयोग को कर पाए। तो ये एक तरीके से एक्सीडेंटल खोज थी उनकी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो जब उत्तरी ध्रुव को वो पास में ले आए, इस कुंडली के पास ले आए, देखिए एरो क्या बताता है, पास ले आए। तो आप बताइए, जब उत्तरी ध्रुव पास में आएगा तो क्या होगा, ये जो कुंडली के फेरे हैं, इन फेरों से जो गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स है, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, वो बढ़ेगी, यानी चुंबकीय
फ्लक्स बदलेगा, राइट। जैसे जैसे ये पास में आएगा उत्तरी ध्रुव, वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने जैसे ही ध्रुव को ऐसे किया, धारामापी में विक्षेप आ गया। यानी धारामापी में कैसा विक्षेप आया, क्षणिक विक्षेप, क्षणिक विक्षेप। ये क्षणिक विक्षेप का क्या मतलब है भाई, वो चुंबक को ऐसे लाए तो जितनी देर, यानी कि अगर उन्होंने 2 सेकंड के लिए चुंबक को गति कराई तो जो विक्षेप आया वो भी 2 सेकंड के लिए आया। जैसे ही चुंबक को उन्होंने रोका वैसे ही धारा फिर से 0, ठीक है। तो क्षणिक विक्षेप आता है जब ये ध्रुव को वो पास में ले आते हैं। अब इस धारामापी में जो सुई घूम रही थी वो कहाँ घूम रही थी, क्लॉकवाइज, ऐसी क्लॉकवाइज। इसका मतलब धारा कैसी बह रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि धारा की दिशा से कुंडली में हम ध्रुव का पता कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको 2 फिगर बताए थे। एन को हमने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ था, ऐसे, यानी एंटी क्लॉकवाइज के लिए, और एस को ऐसे डिजाइन किया था यानी क्लॉकवाइज के लिए, राइट। तो जिस तरफ से देखने पर धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो वो आपका नॉर्थ पोल होता है, और जिस तरफ से क्लॉकवाइज हो वो साउथ पोल होता है। तो जब हम इस तरफ से देखते हैं कुंडली को तो हम देखते हैं धारा ऐसे से बह रही है, ऐसे ऐसे, यानी ये कैसा पोल बन जाता है, ये बन जाता है साउथ पोल, और इधर क्या बन जाता है, नॉर्थ पोल। तो जब आप उत्तरी ध्रुव को समीप ले आए कुंडली के, तो कुंडली का जो पास वाला सिरा था वो भी उत्तरी ध्रुव जैसा व्यवहार करने लगता है। ये हमें किससे पता चल रहा है, इस धारा की दिशा से। अब उन्होंने ये प्रयोग पहले दोहराया कि चुंबक को पास लाए, अब वो चुंबक को कहाँ ले गए, दूर ले गए। और जब वो चुंबक को दूर ले गए तो अब क्या होगा, जब ये उत्तरी ध्रुव दूर जाएगा तो निश्चित रूप से इन फेरों से जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही थीं अब उनकी संख्या घट जाएगी, यानी चुंबकीय फ्लक्स कम होगा। और जैसे ही वो दूर ले गए तो फिर से धारामापी में क्या आ गया, क्षणिक विक्षेप आ गया। यानी जितनी देर तक उन्होंने चुंबक को गति कराई उतनी देर तक धारामापी में विक्षेप बना रहा, यानी कि इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती रही। धारा की दिशा देखी तो ये कहाँ घूम रही है, ये घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, यानी धारा की दिशा कैसी है, क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज अगर धारा की दिशा है तो ये ध्रुव बन जाएगा दक्षिणी ध्रुव और ये बन जाएगा उत्तरी ध्रुव। तो जब चुंबक को दूर ले जा रहे हैं तो कुंडली का ये सिरा जो है वो दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, और जब चुंबक को पास ला रहे हैं तो ये सिरा बन जाता है उत्तरी ध्रुव। इसका मतलब जब ये एन इसके पास ले आ रहे हैं तो ये एन बन गया, मतलब ये इसका विरोध करेगा कि समर्थन करेगा, सीधी बात है। उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है, दूर हटाता है, यानी कुंडली जो है इसमें धारा इस प्रकार प्रवाहित होने लगती है कि कुंडली इस चुंबक के पास आने का विरोध करती है। लेकिन विशेष बात देखिए, जब हम चुंबक को दूर ले जाते हैं यानी एन ध्रुव दूर जाता तो ये एस बन जाता है, यानी कुंडली क्या चाहती है, मत जाओ, मेरे पास ही रहो। यानी अब ये दूर जाने का विरोध कर रही है, यहाँ पे पास आने का विरोध कर रही है। तो ये कारण क्या है कि कभी पास आने का विरोध और कभी दूर जाने का विरोध। वास्तविकता ये नहीं है कि पास आने का या दूर जाने का विरोध है, वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता ये है कि धारा जो इसमें बहती है जिसे हम कहते हैं प्रेरित धारा, क्या कहते हैं, प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट। तो प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई है। ये प्रेरित धारा आखिरकार क्यों बही है, क्योंकि ये चुंबक का ध्रुव पास में आ रहा था, यानी कारण क्या है, चुंबक के ध्रुव का समीप आना, तो ये उसका विरोध करेगी। और एन का विरोध करने के लिए एन चाहिए तो यहाँ एन बन जाएगा, करेक्ट, धारा ऐसे बहेगी। यहाँ पर कारण क्या है, चुंबक का दूर जाना, तो अब ये दूर जाने का विरोध करेगी, इसलिए ये साउथ पोल बन जाएगा, यानी धारा की जो दिशा होगी वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया तो क्या देखा कि कुंडली में एक धारा प्रवाहित होती है जिसे हम कहते हैं प्रेरित धारा। और ये एक बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं, धारा मतलब
आवेश का प्रवाहित होना, और आवेश तब तक प्रवाहित नहीं हो सकता जब तक कि दो बिंदुओं के विभव अलग अलग नहीं होंगे, यानी विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा। और इसी विभवांतर को हम विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। कब? जब पूरे परिपथ की बात होती है, चाहे बैटरी के बाहर के परिपथ की बात हो, चाहे बैटरी के अंदर की बात हो। मैंने आपको पढ़ाया है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यदि आपने क्लास पीछे की नहीं देखी है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास 10th के लिए पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स की, आप जाइएगा, क्रम से सारे वीडियो देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो विभवांतर और विद्युत वाहक बल में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक अंतर है कि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच होता है और विद्युत वाहक बल जो होता है वो समस्त परिपथ के लिए होता है, चाहे बैटरी के बाहर का परिपथ हो, चाहे बैटरी के अंदर की बात हो रही हो। ठीक है ना? दोनों का मतलब एक ही होता है, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। यदि दो बिंदुओं के बीच की बात है तो उसी को हम कहेंगे विभवांतर। यदि संपूर्ण परिपथ की बात है तो उसी को हम कहेंगे विद्युत वाहक बल। तो सीधी बात है बेटा कि इसमें धारा अगर प्रवाहित हुई है ना तो तभी होगी जब इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ होगा। और ऐसे विद्युत वाहक बल को हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इस घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो महत्वपूर्ण खोज है वो फैराडे महोदय ने की थी सन 1831 में, इन 1831। ठीक है? और क्या उन्होंने देखा कि जब किसी भी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, या हम प्रेरित विभवांतर भी कह सकते हैं कि एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और यदि परिपथ बंद है तो उसमें क्या बहने लगती है? प्रेरित धारा। और इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। तो हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा को समझ लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण क्या होता है? किसी परिपथ में प्रेरित विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यदि परिपथ बंद है तो परिपथ में क्या होगा? प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, यानी प्रेरित धारा प्रवाहित होगी। ये क्या है? परिपथ बंद होगा मतलब ये, जैसे अभी मैंने कुंडली ऐसे ऐसे बनाई थी और आखिरी में कुंडली को हमने जोड़ दिया था। अगर हम उस कुंडली को क्या करते हैं, इसके दोनों सिरे अलग अलग रखते हैं, तो अभी ये परिपथ कैसा है? ये परिपथ अभी खुला हुआ है, ओपन है। और खुला परिपथ होगा तो क्या होगा? तो क्या इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। क्या? कि जैसे ही हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, यानी हम चुंबक इसके समीप लाएंगे या दूर ले जाएंगे, तो इसमें निश्चित रूप से विभवांतर उत्पन्न होगा, या कह सकते हैं विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। लेकिन चूंकि परिपथ खुला है इसलिए इस विभवांतर के कारण या इस विद्युत वाहक बल के कारण धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। राइट? तो परिपथ का बंद होना जरूरी है, यानी आपस में दोनों सिरे ये जुड़े हुए होने चाहिए, तो उस स्थिति में इसमें प्रेरित धारा भी प्रवाहित होगी। तो ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आप लोग ध्यान से समझिएगा पूरी क्लास को। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखिएगा, लोगों को शेयर कीजिए। क्लास अच्छी लगे एप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है? और कोई भी बात है, कोई समस्या है, आप लोग हमसे पूछेगा। टेलीग्राम पर विश्व गुरु क्लासेस का ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। आप अपने क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में।